आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके के लगातार वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा आपका होगा कि जैसे ही कोई नया वीडियो अगला डाला जाएगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें। प्रकाशिकी का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। अगर जो आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां क्लिक करके हमारा पहला वीडियो देख लें, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, और हम लोगों ने सीखा था परावर्तन क्या होता है प्रकाश का। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हम लोगों ने सीखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है कि यदि किसी एक वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंब का या वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है। दर्पण। दर्पण सीख लेते हैं क्या होते हैं। दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ पर एक तरफ चांदी की कलई कर दी जाए और दूसरे तरफ परावर्तक पृष्ठ छोड़ दिया जाए, तब इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं। और नंबर दो गोली दर्पण, इसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? यदि किसी समतल या प्लेन पृष्ठ को एक तरफ कलई कर दी जाए या पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ को खुला छोड़ दिया जाए, तब इस प्रकार बनी आकृति को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण, यदि किसी खोखले कांच के गोले को काटकर उसके किसी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए और एक सतह को परावर्तक पृष्ठ बनाकर छोड़ दिया जाए, तब इस तरीके के बने निकाय को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक
उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होता है और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर होता है। अब हम लोग एक बार इन सबके चित्र और देख लेते हैं। देखिए, ये पालिशदार सतह है और एक तरफ परावर्तक पृष्ठ है। इसी को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, जिसमें हम लोग रोज अपना चेहरा देखते हैं। तो समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती हैं? समतल दर्पण में हम लोग रोज अपना चेहरा भी देखते हैं और बाल कंघी भी करते हैं। इसी तरीके से समतल दर्पण में कुछ विशेष प्रॉपर्टीज हैं, कुछ विशेष, जैसे नंबर 1, समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। जैसे हम लोग यदि दर्पण के सामने इधर खड़े हो जाएं, तो दर्पण के सामने जब इससे किरणें जब परावर्तित होंगी, इस तरीके से, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, और जितनी दूरी पे हम खड़े होंगे सेम उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें एक तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सदैव सीधा बनता है, और उतनी दूरी पर ही बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है। तो ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे यदि हम दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। यदि हम 2 मीटर आगे दर्पण के खड़े हुए हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। और यदि किसी समतल दर्पण में हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, हमें अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब एक बार में देखना है, तो कम से कम हमसे आधी लंबाई का दर्पण की आवश्यकता हमें होगी। यदि मान लीजिए हम लोगों की लंबाई 6 फुट है, तो कम से कम 3 फुट लंबाई का समतल दर्पण हमें चाहिए होगा, जिससे कि हम अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकें। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने हम यदि V चाल से आ रहे हैं, यदि किसी समतल दर्पण के सामने हम दर्पण की ओर V चाल से आ रहे हैं, तो हमें दर्पण के अंदर हम अपने प्रतिबिंब को 2V चाल से, यानी डबल, यदि हम 15 किलोमीटर की चाल से दर्पण की ओर जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा 30, डबल कर दो, 15 दूनी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा होगा। आप लोग एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं समतल दर्पण के कुछ गुण, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग गोली दर्पणों से संबंधित उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की क्या पहचान होती है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए और बाहरी या ऊपरी सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तब इस तरीके का बना निकाय उत्तल दर्पण कहलाता है। इस उत्तल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हिंदी में इसका एक नाम और है, इसको हम लोग कहते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि यह किरणों को फैला देता है, परावर्तन के बाद ये किरणों को बिखेर देता है। उत्तल दर्पण। और अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या पहचान होती है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके बाहर की तरफ कलई या पॉलिश कर दी जाए,
और अंदर के पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना के छोड़ दिया जाए तब इस तरीके का बनाने का अवतल दर्पण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं और इसको एक और दूसरा नाम होता है विसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह किरणों को परावर्तन के बाद इकट्ठा कर देता है। अब हम लोग दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विशेष परिभाषाओं को सीखेंगे। पहली परिभाषा हम लोग सीख रहे हैं दर्पण का ध्रुव। किसी गोली दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव या पोल कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर P से या कैपिटल लेटर P से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव P इस दर्पण के द्वारक के बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु होता है। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु होता है। उसी को हम लोग उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नंबर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है, कोई गोली दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है, उस खोखले गोले का केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे देख रहे हो आप लोग चित्र में, ये एक कांच का खोखला गोला है। मान लेते हैं इस कांच के खोखले गोले से काटकर इसको बनाया गया था और इसका ये सेंटर था, ये केंद्र था। तो इसी को काटकर बनाया गया था, इस तरीके से इसको काट दिया गया था और हमने दर्पण बना लिया था। तो जिस खोखले गोले से काटकर इसको बनाया जाता है, उस खोखले गोले का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अवतल दर्पण में हो जाएगा। यदि इसका गोला इसी तरीके से पूरा किया जाए, उसका जो केंद्र होगा तो वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी गोली दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया था, उस खोखले गोले की त्रिज्या ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देख लो यहाँ पर, जो इस खोखले गोले को काटकर बनाया गया था, उसकी ये देखो त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक। इसी को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये गोली दर्पण की उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई। इसी तरीके से इस दर्पण में भी हम बनाना चाहें तो बना के आपको दिखा सकते हैं। ये हो गई वक्रता त्रिज्या। उसके बाद नेक्स्ट मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। देख लेते हैं, इसमें ये है ध्रुव P और ये है वक्रता केंद्र C। इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट,
दर्पण का द्वारक। किसी गोलीय दर्पण के अधिकतम परावर्तक पृष्ठ को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के अधिकतम परावर्तक पृष्ठ को उस गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। फिर एक बार समझ लीजिए दूसरे दर्पण द्वारा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं या फिर वास्तव में मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु उस दर्पण का फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहलाता है। नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर 8 है हमारा फोकस तल या फोकल प्लेन। यदि मुख्य अक्ष पर फोकस के लंबवत एक रेखा खींच दी जाए, यदि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु पर एक रेखा खींच दी जाए, तब इस रेखा को फोकस तल कहते हैं। यदि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले 90 अंश पे या फोकस बिंदु से जाने वाले 90 अंश के तल को फोकस तल कहते हैं। अभी आप लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं इस वीडियो में सीखी और इससे आने वाले वीडियो में आप लोग इससे आगे और सीखेंगे। यदि आप लोग इसी तरीके के लगातार वीडियो देखना चाहते हैं, लगातार पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियो देखिए।